हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी ऋषिकेश की है कि ये कहानी 10 जुलाई की है। लगभग 3 बजने वाले होते हैं और एक महिला थाने में पहुँचती है। वहाँ जाकर वो इंस्पेक्टर साहब के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि साहब, मेरा बेटा लापता है और मैं गली नंबर 2 चंद्रशेखर नगर की रहने वाली हूँ, ऋषिकेश में। तो वो कहते हैं कि कब से लापता है? कहने लगी कि लगभग हो तो 5-7 दिन गए हैं लगभग, और मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा कहीं चला गया है या किसी को बताकर गया है? तुमने सब रिश्तेदारी में, सब जगह आपने क्या पूछा? तो उसकी आँखों में महिला की में आँसू हैं और वो परेशान है, रो रही है, परेशान बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी आँखों में बहुत नमी है। तो वो कहती है, मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा बेटा कहीं चला गया है। इतना दर्द एक सौतेली माँ की आँखों में होता है, वो माँ उसकी सौतेली होती है। तो वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम अभी पता लगाते हैं। तो जो उनका बेटा होता है, उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है, तो वो पूजा के पास में जाते हैं और पूजा से पूछताछ करते हैं। तो जब पूजा से पूछताछ करते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा पति कब से गया हुआ है, कब से नहीं आया है, क्या हुआ था, लास्ट टाइम तुमसे कब मिला था? तो वो पूजा बताती है कि मेरा पति जो है वो शराब पीता है, मुझे मारता-पीटता है, परेशान करता है, कहीं चला गया होगा पीने-खाने के चक्कर में, और अभी लेकिन हाँ, ये है कि वो पिछले 7-8 दिन से घर में आया नहीं है। तो वो कहते हैं, अच्छा ठीक है। तो वो उसके आस-पास के पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं। जब केस को खोलने की बात आती है कि कहीं न कहीं से कोई सुराग मिल जाए, तो वो उसमें पूछताछ करने के लिए इधर-उधर भी जाते हैं, आस-पास के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो जो आस-पास के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इनके यहाँ पर एक अमन ठेकेदार आता है, अमन नाम का ठेकेदार इनके घर पर आता है। तो वो उसका काफ़ी आना-जाना है, और जब इसका पति गाड़ी लेकर चला जाता था, वो गाड़ी चलाता था लड़का, तो अमन नाम का ठेकेदार ही इसके घर पर आकर काफ़ी घंटों रुक कर जाता है। तो वहाँ के जो एसआई होते हैं, वो चिंतामणि होते हैं, तो चिंतामणि भी आप परेशानी में, चिंता में डूब जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं, हो ना हो, या तो ये माँ का काम है और या बहू का काम है। इसके बाद में वो उसकी पत्नी का फ़ोन नंबर लेते हैं और उसे सर्विस लेंस पर लगा देते हैं। सारे फ़ोन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारी फ़ोन कॉल्स उसकी खंगाल ली जाती है। तो वो कोई ये बताता है कि वो एक नदी थी, उसकी तरफ भी जाता हुआ देखा गया था। ऐसा तो नहीं है कहीं पी-पा के उसने वहाँ पर अपनी जान दे दी हो। तो पुलिस वाले जो होते हैं, वो नाव लेकर उतरते हैं पानी में, और वहाँ पर भी उसकी काफ़ी खोजबीन की जाती है। इसी बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि जब 3-4 दिन पुलिस को ढूँढते-ढूँढते हो जाते हैं, तो पूजा कहती है कि मेरे पति का मेरे पे कॉल आया था और वो धमकी भरा कॉल था, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अब इस पर जो उनके वहाँ के एसपी गोपाल जो होते हैं, गोपाल नरेंद्र, उन्होंने भी उस नंबर पे फ़ोन किया, तो वो फ़ोन बंद जा रहा था। अब इस पर उनका संदेह भी पुलिस वालों का गहरा रहा था कि हो ना हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तो वो उसकी पत्नी को फ़ोन को सारी कॉल डिटेल्स निकालते हैं, तो जो एक नंबर होता है, जो अमन नाम का व्यक्ति होता है, उससे दिन भर में काफ़ी बातें होती हैं, लगभग 10 से 12 कॉल दिन भर में उनकी होती हैं। तो वो पूजा के जब फ़ोन को खंगाला जाता है और बिना वक़्त लगाए ही फिर पुलिस सख्ती से पूजा के साथ में पूछताछ भी करती है। कई बार पूजा को पुलिस थाने बुलाया जाता है, वहाँ से उसको भेजा जाता है, क्योंकि पूजा के भी 2 बच्चे थे, उन बच्चों के साथ में ही वो रहती थी। तो कहीं न कहीं जो पूजा का दर्द था, वो उसके पति ने दे रखा था, क्योंकि जो पूजा का पति था, वो उसके साथ मार-पीट करना, उसको गाली-गलौच करना, कभी भी रात के समय घर से बाहर निकाल कर खड़े कर देना, परेशान करना, घर पर पैसे ना देना, इन चीज़ों से वो पूजा जूझ रही थी। इसी के चलते जो अमन नाम का व्यक्ति होता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि अ, पूजा को उन्हें रास्ते में ही मिलती है, क्योंकि एक बाइक वाला उसे टक्कर मारकर पूजा को चला जाता है। तो ये व्यक्ति उसे अस्पताल में भर्ती भी कराता है। भर्ती कराने के बाद में फिर उसकी देखभाल करता है, तभी से इन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा जाता है। तो जो पूजा की सौतेली माँ होती है, वो ऋषिकेश के चंद्रशेखर नगर में शीशम साड़ी में रहने वाली थी। जो पूजा होती है, वो भी ऋषिकेश के ही संतोष जो थे, उनकी बेटी थी। 13 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई थी पूजा की। तो जो उसकी सौतेली माँ थी, उसने सोचा था कि शादी हो जाएगी तो मेरा बेटा
शराब पीना छोड़ देगा। और इसी के चलते उसने पूजा के साथ में अपनी उसकी शादी करा दी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो उसका बेटा सुधरता है और इसी के होते चलते उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी उनके साथ में प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी के चलते फिर पता चलता है कि जो वो लड़का होता है अमन, अमन के साथ ही वो उसे मारने की साजिश बना लेती है कि मुझे रोज़-रोज़ टॉर्चर करता है, परेशान करता है। तो जब एक दिन रात को वो शराब पीकर घर में आता है, तब वो पूजा को खाने के लिए बुलाता है। तब पूजा खाना लगाकर उसके लिए लाती है, तो वो खाने से पहले भी पूजा के 10 3-4 थप्पड़ मुँह पे लगा देता है कि तूने इतनी देर लगा दी खाना लाने में। तो उसका वो जो फ्रेंड होता है अमन, वो भी वहाँ होता है और उनके घर में जो मतलब उनका वॉशरूम था, उसकी खुदाई चल रही थी क्योंकि वो जाम हो चुकी थी, लैट्रिन उनकी चॉक हो गई थी। तो वहाँ पर वो उन्होंने फिर उसको गर्दन को उसके दबाया और दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। मारने के बाद में फिर वो अपने पति को, जो उनका लैट्रिन का टैंक था, उस टैंक के आस-पास में ही एक गड्ढा और खोदते हैं और वहाँ पर उसको दबा देते हैं। लेकिन जब सख्ती से उनके साथ दोनों की पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है फिर उसकी हड्डियों को वहाँ से मतलब लैट्रिन के टैंक के बराबर में खुदाई की जाती है। वहाँ से उसकी जो मतलब बॉडी होती है उसे निकाला जाता है और निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसी के चलते इस तरह की घटना दोनों के बीच में हो जाती है। मेरा इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं वो परेशानी में या दिक्कत में होने से ज़्यादा बढ़ रही है और किसी को दिल दुखाना नहीं है। इस कहानी को सुनाकर सिर्फ़ जनता को जागरूक करना है, क्योंकि जो नादानी में कदम उठाए जाते हैं, जो हम तहस में आकर कोई गलती कर देते हैं, उसका जो परिणाम होता है बहुत भयानक होता है। और फिर उन दोनों को वहाँ से पकड़ कर ले जाया जाता है और धारा 302 और 201 के तहत उन दोनों को वहाँ पर सज़ा दी जाती है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई जाती है। लेकिन एक माँ अपने बेटे को खो देती है और 2 बच्चे अपने पिता को खो देते हैं। तो जाने-अनजाने में इस तरह की गलतियाँ ना करें। अगर रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है, बजाय किसी की जान लेने से। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं है। थैंक यू।